अदरवाइज जिस तरीके के एमएलए विधायक यहाँ अभी तक हैं, मुझे लगता है कि वो आप लोगों को जाहिल रखना चाहते हैं, आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। आपकी जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल है वो हमने देखी, ठीक है, तो माशाल्लाह आपको काफ़ी खूबसूरत हैं, तो हमें लगा कि मॉडलिंग में ट्राई किया। यहाँ पे सड़कें एकदम खुदी हुई हैं, यहाँ हॉस्पिटल नहीं है, यहाँ यूनिवर्सिटी नहीं है, यहाँ पर कोई जैसे आपने कहा कारोबार का कोई ऐसा इंडस्ट्री नहीं है, कोई ऐसे आईटी कंपनीज नहीं है। तो जब यहाँ पे इतना ज़्यादा इनसिक्योर हैं तो फिर कैसे वो प्रोग्रेसिव कैसे? दोस्तों मैं हूँ सलमान खलील और स्वागत है आप सभी का सलमान टॉक्स के एक नए एपिसोड में। आज हमारी मुलाकात हुई है राबिया किदवई जी से। राबिया किदवई जी नुहू विधानसभा से आम आदमी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं। साथ ही साथ हम बात करेंगे राबिया किदवई जी से उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ से आते हैं, क्या उनके इंटेंशंस हैं और क्यों मेवात उन्होंने चुना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया राबिया जी, आपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए वक्त निकाला। थैंक यू। तो राबिया जी आप पहले ये बताइए कि आप हो कहाँ से? मैं वैसे दिल्ली से हूँ। अच्छा, तो दिल्ली से हो, ये मेवात कैसे आना हुआ? मेवात में स्पेशली नू में मेरा थोड़ा बचपन से ज़्यादा आना जाना रहा, क्योंकि मेरी फैमिली से डॉक्टर AR किदवई जो मेरे ग्रैंडफादर लगते हैं, वो यहाँ पे उन्होंने काफ़ी काम किया है। 2004 से 9 वो यहाँ के हरियाणा थे, गवर्नर थे हरियाणा के। सो उन्होंने यहाँ का आपका मेवात इंजीनियरिंग कॉलेज उसकी नींव डाली, उसको इनॉग्रेट किया हरियाणा वक्फ बोर्ड के साथ, और यहाँ का सैयद हसन मेडिकल कॉलेज उन्होंने बनवाया। उसके अलावा यहाँ 1-2 पार्क्स बनवाए, यहाँ पे एक गर्ल्स हॉस्टल है वो भी उन्होंने बनवाया। तो उस वजह से नू से थोड़ा मेरा रुझान रहा। एंड मुझे ऐसा भी लगता है कि नू और मेवात का जो पूरा रीजन है उसको अपनी इमेज चेंज करने के लिए मेरे जैसे रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत है। राबिया जी अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताइए कि आपने पढ़ाई कहाँ से की है बेसिकली? मैंने दिल्ली से ही किया है स्कूलिंग अपना। अच्छा, कहाँ तक पढ़े हो आप? मैंने ग्रेजुएशन किया है मास कम्युनिकेशन और एडवर्टाइजिंग जर्नलिज्म में। अच्छा, और मास कम्युनिकेशन ये कहाँ से किया था? ये राजस्थान से किया है। कौन सी यूनिवर्सिटी थी? सिंघानिया यूनिवर्सिटी। अच्छा, सिंघानिया यूनिवर्सिटी से। आप अपने दादाजी की जो एक लेगेसी है उसको कंटिन्यू रखना चाहती हैं मेवात को काम को लेकर, तो बिल्कुल। तो आपको एक कैसे आइडिया आया कि आपको यहाँ से कॉन्टेस्ट करना चाहिए? इसलिए क्योंकि जब मैंने यहाँ विज़िट किया तो मुझे लगा कि बहुत सारी चीज़ों की यहाँ रिक्वायरमेंट है। जो कोई एक पढ़ा लिखा इंसान जिसका कमिटमेंट ये हो कि यहाँ के लोग विकास की तरफ जाएं, तरक्की की तरफ जाएं, वो ही कर सकता है। अदरवाइज जिस तरीके के एमएलए विधायक यहाँ अभी तक हैं, मुझे लगता है कि वो आप लोगों को जाहिल रखना चाहते हैं, आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। इसलिए क्योंकि वो आपके लीडर तभी तक रहेंगे जब तक आप अनपढ़ हैं, और मैं ये चाहती हूँ कि आप इतना सशक्त हो जाएं, इतना पढ़ लिख जाएं कि मैं यहाँ आराम से बैठूँ, आप लोग खुद मुख्तार हो जाएं। अच्छा, तो इसलिए मैंने नू चूज़ किया। राबिया जी आपने मॉडलिंग में ट्राई किया था? मॉडलिंग में मैंने ट्राई कभी नहीं किया। मेरा तो बिजनेस है एक छोटा सा इंटीरियर स्टाइलिंग का। अच्छा, और वो मैं पिछले 10 साल से कर रही हूँ। अच्छा, नहीं आपकी जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल है वो हमने देखी, ठीक है, तो माशाल्लाह आपको काफ़ी खूबसूरत हैं, तो हमें लगा कि मॉडलिंग में ट्राई किया हुआ। नहीं, आई थिंक वो तो ट्रेंड हो गया यूथ में आजकल रील्स का, तो हम लोग भी करते हैं। और स्पेशली स्मॉल बिजनेस ओनर होने के नाते हमें अपने आप को विजिबल करने के लिए रील्स ही बनानी पड़ती हैं, तो बस इतना ही। तो जो ये इंटीरियर का आपका बिजनेस था, ये कहाँ से सीखा, मतलब इसमें बेसिकली क्या करते हो आप? ये हम घरों की इंटीरियर स्टाइलिंग, उनको ऑर्गेनाइज करना, क्या चीज़ कहाँ रखनी है। ये एक जापानीज कंपनी है, मैं उनके थ्रू लाइसेंस्ड हूँ अमेरिका और जापान से। अच्छा। और फिलहाल वो काम मेरा बंद है इसलिए क्योंकि मैं राजनीति में आ गई हूँ और मैं लोगों की खिदमत करना चाहती हूँ। ये राजनीति का जो चस्का है ये कहाँ से लगा? ये तो बचपन से लग गया, पैदा होते ही ऐसी फैमिली में मैं पैदा हुई कि जहाँ मैंने बचपन पूरा अपना सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिशियंस के आसपास ही गुजारा है, लीडर्स के आसपास ही गुजारा है। मेरी दादी जो हैं वो भी एमएलए थी बीजेपी से। वो कहाँ से थी? वो मटिया महल कॉन्स्टिट्यूएंसी दिल्ली से थी। अच्छा। और जो सिटिंग एमएलए अभी वहाँ हैं वो उनको ही हरा के बने थे। अच्छा। तो मैंने बीजेपी के लीडर्स भी देखे हैं, फिर मेरी इस साइड की फैमिली कांग्रेस में थी, मैंने वो भी देखे हैं। अच्छा। तो मैंने तो पूरा बचपन पॉलिटिक्स में गुजारा और मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ पॉलिटिशियन से। मुझे लगता है बहुत मेहनत करते हैं हम लोग और डेडिकेटेडली काम भी करते हैं, और ख़ासतौर पे जिस तरीके के पॉलिटिशियंस मेरी फैमिली में हैं, हम लोग बहुत ईमानदारी का काम करते हैं। तो मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगता है, क्योंकि अपनी पूरी ज़िंदगी इस चीज़ के लिए डेडिकेट करना कि दूसरे आगे बढ़ें,
ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, आपने बताया कि आपकी जो दादी जी हैं वो कांग्रेस बीजेपी में हैं, आपकी थी वो अब अच्छा अब शी इज नो मोर। अच्छा सॉरी, ठीक है। तो दूसरी साइड की जो फैमिली है वो कांग्रेस में है और आप आम आदमी पार्टी में जी। हैं। तो पूरा तिरंगा बनाकर चल रहे हैं जी आप। बिल्कुल। आई थिंक हम लोग जो है वी ऑल एंजॉय पॉलिटिक्स, तो हम जिसकी जहाँ आइडियोलॉजी मैच हो रही है वो वहाँ जा रहा है। अच्छा, एक बात और बताइए कि स्टूडेंट लाइफ में आपने कभी, जैसे इलेक्शंस होते हैं छात्र संघ के, ऐसा कभी इलेक्शन नहीं, स्टूडेंट लाइफ मेरा जो है ना वो बहुत डिफरेंट रहा, बिकॉज मैं बहुत यंग एज में एंटरप्रेन्योरियलशिप की तरफ चली गई। अच्छा। और मैंने अपने बिजनेस स्टार्ट करने शुरू कर दिए थे ऑलमोस्ट टीनेज से। तो मैंने कॉलेज काफ़ी लेट किया, इनफैक्ट बहुत गैप रहा मेरे स्कूल और कॉलेज के बीच में। और वो कॉलेज जो था वो आई वॉज स्टिल वर्किंग एट दैट टाइम। तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स मैंने ऐसा नहीं की, लेकिन मैंने कांग्रेस ज्वाइन की थी जब मैं सिर्फ 18 साल की थी। अच्छा। और 2009 से 2015 तक मैं कांग्रेस में थी। तो मैंने पूरे बचपन में बहुत सारे स्टूडेंट पॉलिटिक्स, बहुत सारे एमएलए एमपीज के इलेक्शंस में काम किया है उनके साथ। पूरे इंडिया में, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में मैंने बहुत जगह बहुत सारे लीडर्स के साथ काम किया है। बड़े सीनियर लीडर से किस किस से मिले हुए हो आप? बहुत सारे, सब लोगों से ऑलमोस्ट। अच्छा, आम आदमी पार्टी में सभी में या ओवरऑल बता सकते हो कि कौन बेहतर लगा? आई थिंक इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर, बिकॉज बहुत अलग अलग टाइप के मैं पॉलिटिशियन से मिली हूँ। फीमेल लीडर्स अलग तरीके के थोड़े होते हैं। फ्रैंकली आई वुड से कि मैं सबसे ज़्यादा प्रभावित अरविंद जी से हुई। अच्छा। इसीलिए मैंने इस पार्टी से चूज किया इलेक्शन लड़ना। कांग्रेस से मैंने कभी चूज नहीं किया था अरविंद इलेक्शन। केजरीवाल में ऐसा क्या खास है जो उनकी आइडियोलॉजी को आपसे मैच कराता है? देखिए, मैं एक बहुत बड़े फैमिली से ज़रूर आती हूँ, लेकिन मैं भी एक आम आदमी हूँ। एंड आई विल टेल यू व्हाई दैट इज। मैं बहुत छोटी थी जब मेरे पेरेंट्स हुए डिवोर्स, और मेरी ददिहाल जो है वो किदवाई साइड से, बट मैंने अपना पूरा बचपन जैसे शाहिद कपूर और अर्जुन कपूर हैं वैसे अपनी मदर के साथ गुजारा है। ओके। मेरे फादर के साथ मैं उतना नहीं रही हूँ। तो किदवाई फैमिली के साथ मैंने उतना वक्त नहीं गुजारा। मैंने एक आम आदमी की तरह, जैसे शाहिद ने और अर्जुन ने अपनी खुद की जिंदगी बनाई मेहनत करके। और ठीक है, वो एक नाम की वजह से मुझे पहला स्टेप जरूर मिल जाता है, लेकिन उसके बावजूद मेरे अदरवाइज मैंने कोई सपोर्ट नहीं ली। हाँ, जैसे आपके दादाजी थे वो गवर्नर थे, पैसे की तो कोई कमी होगी नहीं घर पे, फिर भी आपने यंग एज में आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ गए। इसीलिए जैसे मैं आपको बता रही हूँ ना कि अगर आप शाहिद कपूर और अर्जुन कपूर की लाइफ स्टोरी समझेंगे तो उनके भी फादर्स का नाम था, लेकिन बिकॉज ऑफ डिवोर्स, क्योंकि वो अपनी मदर के साथ रहते थे, तो हमारी सिचुएशन जो थी वो मैंने खुद अपनी मेहनत से पैसा कमाया है, अपने आप को पढ़ाया लिखाया है, अपने बिजनेस खड़े किए हैं, मैंने बहुत सारी कंट्रीज दुनिया में ट्रैवल किए, तो वो सब कुछ मैंने खुद किया है। तो जब मैं अरविंद जी से मिली लोकसभा इलेक्शन में कुरुक्षेत्र में, मैं उनसे रिसेंटली मिली, और आम आदमी पार्टी के और लीडर्स से मिली, तो मैंने इसलिए कनेक्ट किया क्योंकि मैं भी एक्चुअली आम आदमी हूँ। मैंने अपनी जिंदगी अपनी बलबूते पे बनाई है। वो एक, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले का कि किदवाई फैमिली की लेगेसी भी मेरे पास है, लेकिन किया मैंने सब कुछ खुद है। तो इसलिए मैंने उनसे कनेक्ट किया कि मेरी एक्चुअल रियलिटी जो है, मैं कांग्रेस में बहुत साल रही, लेकिन वहाँ सब लोगों को लगता था अरे आप बहुत बड़े कोई नेता हैं, लेकिन एक्चुअली मैं बिल्कुल एक सेल्फ मेड पर्सन हूँ, और तुम इसलिए मेरी आइडियोलॉजी उनसे कनेक्ट हुई। किदवाई फैमिली के बारे में और बताइए, मतलब थोड़ा मैं इंटरेस्टेड हूँ इस फैमिली के बारे में जानने के। जैसे आपने बताया कि दादाजी गवर्नर थे और जो दादी थी वो एमएलए रहे हैं, तो इनके बारे में थोड़ा और बताइए। एक मेरी फुप्पी हैं मोसना किदवाई जी, वो भी सब इंडिया में उनको ज़्यादातर लोग पॉलिटिक्स में जानते हैं, कांग्रेस की काफ़ी बड़ी सीनियर लीडर हैं। और मेरे एक चाचू हैं इमरान किदवाई साहब, वो भी काफ़ी सीनियर लीडर रहे हैं। एक मेरी कज़न हैं वो यास्मीन किदवाई, वो दिल्ली से पार्षद रही हैं। अच्छा। और तो ऐसे हमारी फैमिली में बहुत सारे लोग हैं जो पॉलिटिक्स से जुड़े रहे हैं, जिन्होंने चुनाव भी लड़े हैं, जीते हैं। एंड डेफिनेटली दे हैव बीन अ ह्यूज इंस्पिरेशन टू मी। ये सब लोग मेरे फैमिली के ही हिस्सा हैं, इनको भी मैंने बचपन से देखा, इन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया। मोसना बाजी ने मुझे बहुत इंस्पायर किया, क्योंकि स्पेशली इंडिया में एज अ वुमन पॉलिटिक्स में होना बहुत मुश्किल है, फिर एक मुसलमान वुमन होना और मुश्किल है। तो मैंने अपनी घर में जब लेडीज़ को देखा इतना स्ट्रॉन्ग काम करते हुए, तो मुझे बहुत हिम्मत मिली कि मैं भी कर सकती हूँ। सो सर्टनली दे हैव इंस्पायर्ड मी। अच्छा, हम बात करें आपकी कि आपने एक काफ़ी यंग एज में ही औद्योगिकरण की तरफ, एज ए बिजनेस की तरफ कदम बढ़ा लिया, बट जो मेवात की जब बात आती है, जिस क्षेत्र से आप इलेक्शन लड़ रही हैं,
इसमें क्या है कि एक तो औद्योगिकरण की समस्या है, वो तो है ही, बट लोगों को जो माइंड है वो जॉब सेंट्रिक है, ना कि एक बिजनेस सेंट्रिक। लोग जॉब को ज़्यादा तवज्जो देते हैं। तो इस फॉर एग्जांपल आप लेडीज़ हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि लेडीज़ को ज़्यादा प्रभावित कर पाएंगी। जी। तो यहाँ की औरतों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, इसमें ना औरत मर्द से पहले ये इशू है कि क्या होता है, जैसे हमने 5 गारंटियां दी हैं कि हम फ्री बिजली देंगे, फ्री पानी देंगे, फ्री इलाज, फ्री शिक्षा और आपको 1000 रुपये महीने का भत्ता देंगे। जब आपकी बेसिक सुविधाएं आपको मिल जाती हैं, उसके बाद आप सोच सकते हैं कि अब मैं जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए क्या करूं। सर्वाइवल जब आपका पूरा नहीं हो रहा तो आप थ्राइव तो कर ही नहीं सकते हैं। बिल्कुल। तो जॉब के ऊपर लोग इसलिए यहाँ फोकस्ड हैं क्योंकि यहाँ पे बेसिक, यहाँ पे सड़कें, मैं जितने दिन से यहाँ आ रही हूँ, पिछले ऑलमोस्ट 3-3.5 महीने मुझे हो गए कि यहाँ पे सड़कें एकदम खुदी हुई हैं, यहाँ हॉस्पिटल नहीं है, यहाँ यूनिवर्सिटी नहीं है, यहाँ पर कोई, जैसे आपने कहा, कारोबार का कोई ऐसा इंडस्ट्री नहीं है, कोई ऐसे IT कंपनीज नहीं है। तो जब यहाँ पे इतना ज़्यादा इनसिक्योर हैं तो फिर कैसे वो प्रोग्रेसिव कैसे होंगे। तो मैं आम आदमी पार्टी का भी जो प्रोमिसेस हैं 5, उसका भी यही फाउंडेशन है, और मैं जो खुद यहाँ करना चाहती हूँ, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल और कोई इंडस्ट्री लाना चाहती हूँ, उसका भी यही बेसिस है कि लोगों की बेसिक मूल सुविधाएं फ्री हो जाएं। तो फिर आप कुछ कारोबार का सोचिए, कुछ क्रिएटिव सोचिए, या जैसे आप पॉडकास्ट चला रहे हैं, तो उसके लिए इंसान को मेंटली, फाइनेंशियली थोड़ा फ्री होने की ज़रूरत है। तो यहाँ के बच्चों को वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बात करते हैं मेवात की, नूह पर आ जाते हैं थोड़ी देर के लिए। तो मेवात के बारे में आप क्या जानते हैं? मेवात के बारे में मैं पिछले 3-3.5 महीने से थोड़ा ज़्यादा इन्वॉल्व होकर जानती हूँ। लाइक आई सेड कि मैंने थोड़ा रिसर्च इस नज़रिए से करा कि मैं यहाँ क्या खिदमत कर सकती हूँ। तो एक यूनिवर्सिटी मुझे लगता है यहाँ ज़रूरी है, सड़कें बनवाना ज़रूरी है। उसके अलावा यहाँ पे हैवी व्हीकल लाइसेंसेस, क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्राइवर्स हैं, उनकी मुझे लगता है ज़रूरत है कि ईजी प्रोसेस होना चाहिए। और उसके अलावा एक हॉस्पिटल होना ज़रूरी है, एंड कोई इंडस्ट्री मैं ऐसी लाना चाहती हूँ कि जिससे कारोबार हो, बिकॉज यहाँ पे नशे का जो प्रॉब्लम है वो इसीलिए क्योंकि कारोबार नहीं है। यहाँ पर कोई ट्रॉमा सेंटर नहीं है। अगर हॉस्पिटल एक बनी हुई है, वो भी अब एक बिल्डिंग बनकर रह गई है, क्योंकि उसमें आधी से ज़्यादा जो इक्विपमेंट्स हैं वो बंद पड़े हैं, ख़राब पड़े हैं, उनका ना मरम्मत होती है, ना उनकी रिप्लेसमेंट हो रही है। तो ये ज़्यादा दिक्कत आ रही है। दूसरी बात, जो ट्रॉमा सेंटर की प्रॉब्लम है वो इतनी है कि जो ये हमारा ये 2 लाइन रोड है, इसे 4 लाइन रोड बनाने की मांग बहुत पुरानी है हमारी, और कोई भी सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया, चाहे वो कांग्रेस की बात करें, चाहे वो बीजेपी की बात करें। ठीक है, तो यहाँ पर आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं, और लोगों को हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो उधर से उन्हें ट्रॉमा सेंटर रेफर किया जाता है। तब तक वो दिल्ली पहुँचते हैं या रोहतक पहुँचते हैं, तब तक वो बीच में ही दम तोड़ देते हैं। तो एक ये भी प्रॉब्लम है। आप, अगर अल्लाह ने आपको मौका दिया तो आप इसके बारे में भी बिल्कुल, मैं इस बात से अवेयर हूँ, जिसको खूनी रोड कहते हैं यहाँ पे, मुझे मालूम है। मुझे ये भी मालूम है यहाँ का हॉस्पिटल एक रेफर सेंटर बन गया है। दैट इज़ व्हाई आई एम सेइंग कि मेरा 5 चीज़ें मैंने भी सोची हैं। 5 चीज़ें आपको अरविंद जी ने गारंटी करी है, 5 मैंने सोची हैं। तो उसमें से एक चीज़ मैंने यही सोची है कि यहाँ पे एक हॉस्पिटल होना चाहिए जो यहीं के लिए फंक्शनल हो, आपको रेफर करके इधर उधर ना भागना पड़े। यस, आप लोग दिल्ली के बहुत क्लोज हैं, लेकिन जैसे आपने कहा, इमरजेंसी केसेस हैं, ट्रॉमा केसेस हैं, उनको इमीडिएटली हैंडल करने के लिए यहाँ ज़रूरत है। मेरा यहाँ सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? आई थिंक सबसे बड़ा चैलेंज फिलहाल मेरे लिए ये है कि लोगों को ये पता होना चाहिए कि मैं तीसरा विकल्प अवेलेबल हूँ। हाँ, आई फील कि ये मेरा सबसे बड़ा चैलेंज है इस वक्त, कि लोगों को मालूम ही नहीं है कि अगर वो जो 2 भावी उम्मीदवार यहाँ हैं जिनको लोग पसंद भी नहीं कर रहे, वोट भी नहीं डालना चाहते, खास तौर पे यूथ नहीं डालना चाहती, पढ़े लिखे लोग नहीं डालना चाहते, औरतें नहीं डालना चाहती, अभी तक उन सबको मालूम नहीं है कि मैं भी एक कैंडिडेट हूँ। उनको मालूम नहीं है कि 5 गारंटियां क्या हैं, मेरी क्या हैं और अरविंद जी की क्या हैं। तो ये मेरा इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है। और उसके अलावा एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ कि हमारी, क्योंकि गठबंधन की भी काफ़ी बात चल रही थी, तो अगर मान लीजिए ऐसा होता भी है कि हमें गठबंधन में सरकार बनानी पड़ती है, तो सबको ये मालूम होना चाहिए कि गठबंधन अगर होगा तो किन 2 पार्टीज के बीच में हो सकता है, अगर ज़रूरत पड़ी तो आप किन के साथ जाने? देखिए, बीजेपी के साथ तो हम जाएंगे नहीं, और किसी में हिम्मत है नहीं यहाँ बनाने की। तो जो 2 पार्टीज है, तो उस नज़रिए से मेरा सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि लोगों तक ये बात पहुँचनी चाहिए, जिसके लिए मैं आपसे भी हेल्प ले रही हूँ और लोगों से भी, कि सबसे ज़्यादा लोगों को ये बताइए
कि जो तीसरा विकल्प आप ढूंढ रहे थे वो आ गया है। इसमें मुझे क्या लगता है कि आपकी मैंने पीआर टीम देखी, आईटी सेल देखी, तो बिल्कुल इनएक्टिव है, कहीं पर कोई ऐसे हलचल नहीं है, सोशल मीडिया पर नहीं है, वैसे आपकी तरफ से लोगों को जागरूक करने के लिए गांव में जो गाड़ियां भेजी जाती हैं वो नहीं है। तो आपको बहुत सारी चीज़ें करनी है, क्योंकि आपके पास एक बढ़िया टीम भी नहीं है, एक्सपीरियंस्ड लोग भी नहीं है, ठीक है। तो आपको बहुत सारी चुनौतियाँ फेस करनी पड़ेंगी इस इलेक्शन में। तो इस टास्क को कैसे लेते हैं, इस चैलेंजिंग टास्क को? हाँ, ये सब चैलेंजेस तो हैं, आप सही कह रहे हैं। हम लोग पिछले कुछ दिनों से सब ये कर रहे हैं, पर काफ़ी हमें चैलेंज आ रहा है डेफिनेटली। हमारी पार्टी के भी यहाँ थोड़ा अभी उतना लोगों में जनाधार नहीं है। अगर मैं आम आदमी पार्टी की बात करें तो, क्योंकि जो यहाँ का जो बुजुर्ग तबका है वो सोशल मीडिया से नहीं जुड़ा हुआ, यूथ जुड़ा हुआ है, तो उन्हें तो आम आदमी पार्टी का कभी उन्होंने सुन लिया होगा कोई गाए बगाए, बट ज़्यादा उन्हें पता नहीं है। और ज़्यादातर लोगों को तो आपको पता भी नहीं है कि यहाँ कोई लड़ भी रहा है आम आदमी पार्टी। वही तो इसीलिए मैंने आपसे एक लाइन में कहा कि मेरा इस वक्त सबसे बड़ा जो चैलेंज है उसके लॉजिस्टिकल पार्ट को छोड़ दीजिए, वो ये कि लोगों को मालूम चलना चाहिए कि आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, राबिया किदवई कौन है, वो लड़ रहे हैं और हम उन्हें भी वोट डाल सकते हैं। तो फिलहाल हमारा सारा फोकस इसी पे है कि तीसरा विकल्प लोगों को पता चले, उनको ये ऑप्शन पता चले, उनको हमारा सिंबल पता चले, ताकि वो वोट दे सकें हमें। आप आम आदमी पार्टी को एक तीसरे मोर्चे के रूप में इधर लोगों के सामने पेश कर रही हैं, तो यहाँ पर क्या आपको क्या लगता है कि बीजेपी और कांग्रेस ने ऐसा क्या काम किया है कि जो लोग उनको छोड़कर आपको चुने? ये एक्चुअली उन्होंने क्योंकि कोई काम नहीं किया है इसलिए वो हमें चुनना चाहते हैं। अभी तक मैंने पिछले, स्पेशली जब से अनाउंसमेंट मेरे नॉमिनेशन की हुई, कैंडिडेशन की, पिछले एक हफ्ते से जो मैंने जितने भी मैं लोगों से मिली हूँ, सबका यही मैंने ये सुना कि वो लोग नहीं खुश हैं उन दोनों से। तो उन्होंने कोई काम कोई नहीं किया है, इसलिए लोग हमें चुनना चाहते हैं। दैट इज द होल पॉइंट। कोई काम उन्होंने अच्छे किए होते तो शायद फिर अलग सिचुएशन होती। लोगों को लगता है कि हमारे साथ ना, मेवातियों के साथ, कि एक पक्षपात होता है, एक डिस्क्रिमिनेशन होता है। सरकारें चाहे कांग्रेस की आई हो चाहे बीजेपी की, वो जानबूझकर कुछ काम नहीं करना चाहती। फॉर एग्जांपल अभी एक मारुति कंपनी इधर के लिए अलॉट हुई थी, उसके कुछ दिन बाद वो आती है कि वो हरियाणा के दूसरे पार्ट में चली गई है। उसमें किस नेता का हाथ रहा, किसका नहीं रहा, वो एक अलग बात हो गई। बट लोगों को लगता है कि इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन मेवात के साथ कॉन्टिन्यूसली होता रहा है। आपको भी यही लगता है? मुझे भी यही लगता है कि डिस्क्रिमिनेशन एक बायस्ड है लोगों के माइंड में ना, एक नज़रिया है लोगों का कि मेवात रीजन में क्या पॉसिबल है, क्या नहीं पॉसिबल है, यहाँ के लोग कैसे हैं, यहाँ हमें जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। एंड दैट इज़ वाई मैं ये मेवात के लोगों से, खासतौर पे नूह विधानसभा के लोगों से ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि हमें मेरे जैसे रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत है, जो एक ब्रिज कर सके गैप कि हमारी कौम जो है वो इस तरीके की भी है, पढ़ी लिखी भी है, आपके साथ कोऑपरेट भी करेगी, आपकी भी हमें ज़रूरत है, हमें भी आपकी ज़रूरत है। तो वो इमेज चेंज करने के लिए हमें बहुत ज़रूरत है इस वक्त, और इसीलिए ऑल द वे मैं यहाँ आई हूँ कि हम उस ब्रिज, उस गैप को ब्रिज कर सकें। हम सिर्फ 60 किलोमीटर दूर हैं दिल्ली से, लेकिन वो 60 किलोमीटर क्रॉस करने के लिए जो हमें ब्रिज चाहिए, वो हमें कोई ऐसा पढ़ा लिखा विजनरी यहाँ से रिप्रेजेंटेशन चाहिए जिससे उधर के लोग भी कंफर्टेबल हों, इधर के लोग भी कंफर्टेबल हों, और वो गैप ब्रिज किया जा सके। यहाँ पर एक करप्शन की बड़ी प्रॉब्लम है। अभी भी हाल ही में एक जो भावी विधायक थे, उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और उन्होंने बताया कि मेवात के कुछ 9 गांवों के लोगों के साथ एक तरीके का स्कैम हुआ है, ठीक है। तो करप्शन की बड़ी प्रॉब्लम है। बट अगर अब बात करी जाए आम आदमी पार्टी की, तो जो आपके सीनियर लीडर हैं केजरीवाल जी, वो खुद करप्शन के मामले में ही जेल में हैं, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को कैसे जस्टिफाई करोगे कि यहाँ पर भी लोग करप्शन से ही लड़ रहे हैं, बट आपके जो लीडर हैं उन पर भी यही आरोप लगे हुए हैं? देखिए, पहली तो बात ये कि उन्हें जमानत मिल चुकी, और दूसरा ये कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बहुत क्लियरली कही है कि उनको सीबीआई के केस में, ईडी के केस में सिर्फ एक बायस्ड वे में डील किया जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात, इंडिया के कानून में जब तक कि आपका क्राइम सबूत साबित ना हो जाए, तो आप बेकसूर माने जाते हैं, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। तो मैं लोगों से ये गुजारिश करूंगी कि हमारे खिलाफ बहुत सारी साजिश की जा रही है, अच्छे लोगों के साथ हमेशा की जाती है। जब मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की थी 18 साल की एज में, मैंने बहुत ईमानदारी से, बहुत सच्चे दिल से ज्वाइन की थी, और हमेशा का फियर हम लोगों का यही था कि अच्छे लोगों को ना फंसा दिया जाता है। तो उनका कोई क्राइम अभी तक प्रूव नहीं हुआ, कोई ऐसी एविडेंस प्रूव नहीं हुई,
तो वो अभी बेकसूर हैं, उनको फंसाया गया है, अभी उन्हें बेल मिली है और हम उम्मीद करते हैं कि वो बाइज्जत बरी होंगे। तो लोगों की मुख्य समस्या क्या आ रही है आपके सामने जो आई हो अभी तक? मेरा ख्याल है वही 5 बातें जो मैंने आपको बताई हाँ। वही हैं। अगर औरतों उसके की अलावा बात की जाए तो यहाँ पर ऐसा कुछ है कि जो, क्योंकि यहाँ पर जो लीडरशिप है वो जेंट्स में ही है, पैट्रियार्कल जो सोसाइटी है उसी का ताना बाना पॉलिटिक्स में भी चल रहा है। फेमिनिज्म की बात मेवात में शायद ही कोई करता हो, और फेमिनिज्म एक ऐसा टर्म है मेवात में से शायद ही कोई औरत, मतलब 99% औरतें फेमिनिज्म को नहीं जानती होंगी। तो आप एज ए फेमिनिस्ट आई हो इधर, ठीक है, महिलाओं के कल्याण के बारे में भी बात करोगे ही, तो महिलाओं की क्या क्या समस्याएं हैं? देखिए, मैं यहाँ से फर्स्ट फीमेल कैंडिडेट हूँ, तो डेफिनेटली इसका मतलब ये है कि कुछ तो बदल रहा है। और दूसरा ये कि विमेन एम्पावरमेंट और फेमिनिज्म एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है, और मुझे लगता है कि अगर कोई औरतें हाउसवाइफ हैं या वो खामोश हैं या वो पर्दे में हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो डिसएम्पावर्ड हैं। इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो फेमिनिस्ट नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही। और यहाँ पे बेसिक चैलेंजेस जो है, पानी का मसला है, बिजली का मसला है, तो विमेन फोकस ऑन दिस बिकॉज उनको घर चलाना है। घर चलाना। तो वो कहती हैं भाई पानी नहीं है हमारे यहाँ बिजली के मीटर नहीं है, बिजली कट बहुत ज़्यादा है, उससे और प्रॉब्लम्स हैं, बच्चों को मैनेज करना मुश्किल है, स्कूल्स अच्छे नहीं हैं, सड़कें अच्छी नहीं हैं। वुमेन्स एजुकेशन भी एक बड़ा मसला है मेवात में, आपने पढ़ा इसके बारे में थोड़ा बहुत? बिल्कुल। वो देखिए, जब यहाँ स्कूल और कॉलेजेस अच्छे हैं ही नहीं, फिर उसमें जब लड़के ही नहीं जा पा रहे तो फिर वुमेन तो और मुश्किल हो जाता है, बिकॉज वुमेन नीड एक्स्ट्रा केयर, दे नीड क्लीन टॉयलेट्स, दे नीड सैनिटरी सॉल्यूशंस। तो यहाँ पे लाइक आई सेड कि मेडिकल एंड एजुकेशन 2 प्राइमरी मुद्दे हैं, उसके अलावा सड़कें मुद्दे हैं और एम्प्लॉयमेंट है। सो वही औरतों का भी वही बाय एंड लार्ज वही है। आम आदमी पार्टी की कौन कौन सी वो नीतियां हैं जिनके आधार पर मेवात के लोगों को आम आदमी पार्टी को चुनना चाहिए, ना कि कांग्रेस को और बीजेपी को? देखिए, हमारी 5 गारंटीज हैं, वही 5 गारंटीज आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती हैं। आपको मुफ्त बिजली मिल रही है, ठीक है, मुफ्त पानी मिल रहा है, मुफ्त शिक्षा मिल रही है और अच्छी शिक्षा मिल रही है, मुफ्त इलाज मिल रहा है, और 1000 रुपये महीने का हमने भत्ता बेरोजगारी और औरतों को दिया है, हर औरत जो 18 साल से ऊपर है, 60 साल तक। तो ये 5 चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी पूरी लाइफ, आपका सब कुछ टेक केयर हो जाएगा, आपको किसी चीज़ की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। और ये हमारी गारंटी है, हमने दिल्ली में किया है, पंजाब में किया है, हम यहाँ भी करेंगे। तो यही मेन चीज़ काफ़ी है। एक और दिक्कत है कि आपका लोग बोल रहे हैं कि एक बाहरी कैंडिडेट है और हम तो उसी कैंडिडेट को वोट्स देंगे जो मेवात का होगा, क्योंकि वो मेवात की प्रॉब्लम्स को अच्छे से जानता है। तो उस पर मैं एक सिंपल सवाल आपसे पूछना चाहूँगी, वो तो आपने आज तक भी किया है। हाँ, बिल्कुल। यहीं के लोगों को चूज़ किया है, जिस भी माइंडसेट के लोग वो हैं और जिस भी तरीके की सोच उनकी है, और वो सब कुछ जानते हैं उन्होंने क्या किया। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनको चूज़ किया, उनके बाप दादा पूरी फैमिली को आपने चूज़ करके देखा है। तो इसका तो सिंपल जवाब मैं आपसे चाहती हूँ कि आपने तो ये ऑलरेडी किया है, फिर आपको क्या नतीजा मिला। मैं अपने बारे में चाहती ये हूँ कि आप लोग ये नज़रिया करिए, जैसे किसी बच्चे को आप अमेरिका भेजते हो, वो पढ़ने लिखने जाता है, जब वो वहाँ से वापस आता है तो वो कुछ बेहतर सीख के आता है और आपको कुछ बेहतर देता है। तो डेफिनेटली मैं एक दिल्ली से हूँ, मैंने बिजनेस किया है, वर्ल्ड ट्रैवल किया है, तो मेरा एक एक्सपोजर, एक विजन है जो मैं यहाँ इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ, जिससे आप लोगों को फ़ायदा होगा। जो मैं 5 साल यहाँ आपकी खिदमत करूँगी, सेवा करूँगी, मैं वो ग्लोबल विजन से करूँगी, एक बाहर की पूरी दुनिया को सब कुछ इंक्लूड करके। ऐसा तो नहीं है कि फॉर एग्जांपल अगर इस बार आप इलेक्शन लड़ रहे हो और अल्लाह ना करे ऐसा हो, बट आप इलेक्शन हार जाओ, ठीक है, तो आप यहाँ से दोबारा फिर दिल्ली शिफ्ट हो जाओगे और फिर मेवात की जो प्रॉब्लम्स हैं उन पर कोई बात करने के लिए नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास एक लीडर तो होता है, विपक्ष कभी नहीं होता। तो हमें एक स्ट्रॉन्ग विपक्ष की भी ज़रूरत है मेवात इलाके में, कि जो सवाल कर सके, जो बता सके कि ये काम होना है, ये नहीं किया, ये काम ऐसे होना था, आपने इस तरह से किया है। तो ऐसा तो नहीं है कि आप यहाँ से दोबारा शिफ्ट हो जाओगे। नहीं, देखिए, स्ट्रॉन्ग विपक्ष तो अच्छी बात है, वो तो सर्टनली ज़रूरत होती है हर सरकार को, लेकिन स्ट्रॉन्ग विपक्ष होने के बावजूद जो लोग सरकार में वो करेंगे वही जो उन्हें करना है। तो मैं तो यहाँ के लोगों से ये गुजारिश करूँगी कि आप मुझे यहाँ काम करने का मौका दें और मुझे जिता के भेजें, ताकि मैं यहाँ पे रहूँ 5 साल और मैं यहाँ के मुद्दों पे काम कर सकूँ, आप लोगों की खिदमत कर सकूँ, और विपक्ष
की ज़रूरत ही ना पड़े आपको, क्योंकि आपका विधायक जो वो खुद इतना जिम्मेदार हो कि कोई उसको बताने की ज़रूरत ना पड़े आपको कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। मेवात में आकर कैसे लग रहा है मैम? अभी तक तो बहुत हेक्टिक रहा मेरा स्केड्यूल तो मुझे तो बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा कुछ भी करने का, बट अदरवाइज इट्स गुड। मेवात आपका बहुत ग्रीन है, बहुत ग्रीनरी है यहाँ, बहुत क्लीन है, सुकून की जगह है, तो उसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत पेड़ पौधे हैं, मुझे पेड़ पौधे पसंद है, तो वो मुझे मेवात की बहुत अच्छी बात लगी। हॉबीज क्या क्या है आप? देखिए मुझे ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा। उसके अलावा आई एम अ बिग कैट लवर, मेरी खुद की हाँ, भी एक मैंने छोटी आपकी बिल्ली है। इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखी तो Yes. उसमें बहुत सारी कैट्स थी। आई एम अ कैट मदर एंड अ फर मदर, तो मुझे लाइक आई सेड पेड़ पौधे और स्पेशली कैट्स, टाइगर्स, ये सब बहुत पसंद है। हॉर्सेस पसंद टाइगर्स है। भी? मुझे सबसे ज़्यादा टाइगर टूरिज्म का शौक है। अच्छा। और इंडिया में लकीली हमारे पास टाइगर टूरिज्म बहुत है, हाँ। तो आई रियली इंजॉय नेचर। और मुझे मेवात में आई थिंक समवेयर मैं बहुत सुकून में यहाँ इसीलिए हूँ बिकॉज यहाँ का नेचर वाला इन्वायरमेंट है, बहुत ग्रीनरी है यहाँ। मैम, आपको नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी का जो जनाधार है वो हरियाणा में कम है और मेवात में तो खासकर कम है? क्या वजह है कि आम आदमी पार्टी अपना जनाधार बढ़ाने के लिए यहाँ पर इतनी मेहनत नहीं कर रही जितनी होनी चाहिए थी? नहीं, मेहनत हम लोग बहुत कर रहे हैं डेफिनेटली, जनाधार बढ़ाने के लिए भी कर रहे हैं, जीतने के लिए भी कर रहे हैं। और ऐसा है कि हम ऑल्दो वी आर अ नेशनल पार्टी बट वी आर रिलेटिवली न्यू, हाँ बिल्कुल। तो हम लोगों को ग्रो करने में थोड़ा टाइम लगेगा। 2 जगह सरकार है हमारी, हमारी और भी जिम्मेदारियां हैं, तो हम लोग यहाँ पे कंटिन्यूसली हरियाणा में 6 महीने से पिछले बहुत रिगरसली काम कर रहे हैं। उससे पहले भी कर रहे थे, लेकिन खास तौर पे पिछले 6 महीने से तो हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी को बेल मिल गई है, तो क्या मेवात की जनता को एड्रेस करने आएंगे? हम बुला तो रहे हैं उनको डेफिनेटली, उनका स्केड्यूल जो है वो बहुत हेक्टिक है और अभी इलेक्शन का बहुत कम टाइम बचा है, हाँ। तो कोशिश पूरी रहेगी, बाकी देखते हैं। अच्छा दोस्तों, देखा आपने, हमने बात की राबिया किदवाई जी से, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अगर आपका कोई और सवाल है जो आप मैडम जी से पूछना चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर हमारी दोबारा मुलाकात हुई, हम आपकी समस्याओं को और आपके सवालों को भी मैम तक पहुंचाने का काम करेंगे। आपको मैम एज ए कैंडिडेट के रूप में कैसे लगते हैं, तो आप उसे भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हैं। फिर मिलेंगे आपसे किसी ऐसे ही पॉडकास्ट में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।